फ्रेंड्स, हमने आखिरी वंश को डिस्कस किया था। नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? घनानंद था। ऐसा माना जाता है कि घनानंद बहुत ही ईगोइस्टिक मतलब अभिमानी था। मगध के लोग उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प से घनानंद को हटाकर खुद का साम्राज्य जो है वो स्थापित किया। घनानंद के समय ही अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था। कौटिल्य घनानंद के पास अलेक्जेंडर के अटैक के बारे में जानकारी लेकर गए थे, पर घनानंद ने कौटिल्य की इंसल्ट की और उन्हें ह्यूमिलेट करके दरबार से निकाल दिया। उसी समय कौटिल्य ने कसम खाई थी कि घनानंद को मगध की थ्रोन से हटाकर एक अच्छे रूलर को थ्रोन पर जगह देने की जरूरत है। इसीलिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स मौर्य वंश को, मौर्य डायनेस्टी को। तो इतिहास के मौर्य वंश के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है। कई किताबें हैं जहाँ से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस ग्रंथ में राज्य की नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अलावा मेगास्थनीज, जो सेल्यूलस निकेटर का राजदूत था, उसने भारत के बारे में अपने अनुभवों को इंडिका नामक बुक में लिखा है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, यह ग्रंथ चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच की कहानी को दर्शाता है। इसके अलावा भारतीय और पौराणिक कथाओं के साथ साथ बौद्ध ग्रंथ भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि श्रीलंका का दीपवंश और महावंश और तिब्बत का दिव्यावदान। ये वो पुराण और बौद्ध साहित्य हैं जहाँ से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स पुरातात्विक स्रोत भी हैं जहाँ से मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिनसे हमें मौर्य समाज के बारे में पता चलता है। इसमें हमें सिक्कों, शिलालेखों और स्तंभ लेखों से जानकारी मिलती है। मौर्य एम्पायर के दौरान अलग अलग लिपियों में शिलालेख लिखे गए थे। उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि में, पश्चिम में ग्रीक और आरामिक लिपि में, पूर्व में ब्राह्मी लिपि में। इन लिपियों को समझने में जेम्स प्रिंसेप ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हमने बात करी कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति की बात करें तो मौर्य की उत्पत्ति के बारे में कई सोर्सेस में अलग अलग मत हमको देखने को मिलते हैं। जैसे पुराणों में इन्हें शूद्र कहा गया है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में इन्हें कुलहीन मतलब निचले स्तर का कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में उन्हें शाक्य क्षत्रिय बताया गया है जो गौतम बुद्ध का भी वंश था, जूनागढ़ के शिलालेख में उन्हें वैश्यों के रूप में बताया गया है। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में हमें अलग अलग स्रोतों में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। चलिए अब मौर्य वंश के दौरान जो हमें सभी शासक देखने को मिले, एक एक करके उनको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रूलर हमको देखने को मिले। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से लेकर 298 बीसी तक इनका कार्यकाल चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य एम्पायर का संस्थापक भी माना जाता है। 305 बीसी में उन्होंने ग्रीक शासक सेल्यूलस निकेटर को उत्तर पश्चिम भारत में हराया और युद्ध के बाद में एक संधि हुई जिसमें निकेटर ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों को चंद्रगुप्त को सौंप दिया। बदले में चंद्रगुप्त ने निकेटर को 500 हाथी दिए थे। इस संधि के बाद में सेल्यूस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त से किया था और अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। मेगास्थनीज ने भारत के बारे में अपने अनुभवों को इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। अभी हमने डिस्कस भी किया था। ग्रीक स्त्रोतों में चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त ने पहली बार उत्तर भारत को एकजुट किया जिससे उन्हें भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट भी कहा गया। उन्होंने 300 बीसी में पटना में पहली जैन परिषद का आयोजन कराया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे जैन धर्म के मुनि भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए और वहां पर सलेखना मतलब ध्यान पूर्वक मृत्यु का व्रत से 298 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ग्रीक स्त्रोतों में बिंदुसार को अमित्रघात और अमित्रोचेटस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक धर्म के अनुयायी थे। आजीवक धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक घोसला मस्करी पुत्र थे जो महावीर स्वामी के मित्र थे। ये जो धर्म था आजीवक धर्म, ये बौद्ध और जैन धर्म का समकालीन था। आजीवक धर्म के अनुयायी नियति मतलब भाग्य को सर्वोपरि मानते थे। इनके अनुसार हर चीज नीति के अनुसार होती है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मधुर शराब, सूखे अंजीर और एक शिक्षक भेजने का अनुरोध किया था। एंटियोकस की बात करें तो उसने शराब और अंजीर तो भेजे थे लेकिन शिक्षक नहीं भेजा, क्योंकि विदेश में शिक्षक भेजना उसकी नीति के खिलाफ था।
इतिहास में बिंदुसार के बारे में 16 पत्नियों के बारे में जानकारी मिलती है कि उनकी 16 पत्नियां थी, जिसमें उनकी प्रिय पत्नी धर्मा थी, जिन्होंने अशोक को जन्म दिया। उनके 101 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र सुशीम था। बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया और सुशीम को तक्षशिला का। बिंदुसार को अलग अलग स्रोतों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे कि अमित्रकेटस यूनानी ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में इसे अमित्रघात या फिर अमित्रचटस, जैन ग्रंथों में सिंहसेन। ऐसे अलग अलग ग्रंथों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मद्रसार, सिमसेन, बिंदुपाल, इन नामों से भी बिंदुसार को जाना जाता है। तो इसके बाद में, बिंदुसार के बाद में जो अगला शासक बनता है मौर्य वंश का, वो बनता है अशोक। अशोक का टाइम काल चलता है 273 बीसी से लेकर 232 बीसी के बीच में। अशोक मौर्य समाज का वो महान शासक जिसने अपने जीवन की एक घटना से न केवल खुद को बल्कि पूरे भारत को बदल दिया। इतिहास के पन्नों में अशोक को वो योद्धा कहा गया है जिसने सत्ता की लालच में अपने ही 99 भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया। परंतु यह वही अशोक था जो कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर बदल गया था। हिंसा के इस मंजर ने उसे इतना व्यवस्थित कर दिया कि उसने बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। तो अशोक महान सम्राट के कार्यकाल के बारे में हम थोड़ा डिस्कस और करते हैं, जिसने धर्म के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया और अपने शासन में पहली बार शिलालेखों मतलब इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से जनता से संवाद किया। देखिए, सिंहासन प्राप्ति के लिए अशोक ने अपने भाइयों को भी मारा था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने थ्रोन को सुरक्षित करने के लिए 99 भाइयों की हत्या की थी और सिर्फ एक भाई विताशोक को जीवित छोड़ा था। ये कहानी हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलती हैं, परंतु कई इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं। इसके बाद अशोक पहले शासक थे फ्रेंड्स, जिन्होंने लोगों से संवाद करने के लिए शिलालेखों मतलब इंस्क्रिप्शंस का प्रयोग किया था, जो उस समय की एक अनोखी और प्रभावशाली विधि थी। देखिए, उस समय समाचार पत्र, रेडियो या फिर अन्य कम्युनिकेशन का कोई जरिया तो था नहीं, तो अशोक ने संदेशों को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों और स्तंभों पर अपने विचार और आदेश खुदवाए थे। ये शिलालेख पूरे साम्राज्य में अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए ताकि लोग उन्हें पढ़ सके या फिर सुन सके। अशोक को 273 बीसी में ही सिंहासन मिल गया था, लेकिन 4 वर्षों तक वह अपने साम्राज्य के गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर में व्यस्त थे, इसलिए उनका औपचारिक राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था। अशोक ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बड़ा युद्ध लड़ा था, जो कि था कलिंग युद्ध। यह युद्ध 261 बीसी में उनके राज्याभिषेक के 8 साल बाद लड़ा गया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतनी हिंसा हुई थी, इतनी मौतों को अशोक ने देखा था, इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसी भी क्षेत्र को युद्ध से जीतने के बजाय धम्म से जीतने का निर्णय लिया, यानी भेरी घोष को धम्म घोष से बदल दिया। मतलब युद्ध के जरिए मिलने वाली विजय को हटाकर धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना। यहाँ पर जो हम धम्म की बात कर रहे हैं उसको पाली भाषा में धर्म कहा जाता है। अशोक ने आगे देखिए फ्रेंड्स 251 बीसी में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन भी कराया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का, जिसमें बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक लिखा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कई देशों में धर्म प्रचारकों को भेजा था। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा भी की थी। अशोक ने लुम्बिनी को टैक्स फ्री भी कर दिया था, जिसका प्रमाण हमें रुमिनदेई शिलालेख में देखने को मिलता है। इसके अलावा अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की भी स्थापना की थी। अशोक की मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पश्चिम भाग को अशोक का बेटा कुणाल शासित कर रहा था और पूर्वी भाग को अशोक का पोता दशरथ शासित कर रहा था। हमें कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में यह जानकारी मिलती है कि अशोक की मृत्यु के बाद उनका बेटा जलोक कश्मीर पर शासन कर रहा था। मौर्य वंश के देखिए इसके बाद में अंतिम शासक की बात करें तो वो कौन रहा था? वृहद्रथ था, मौर्य वंश का अंतिम शासक, जिसे 185 बीसी में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश के बाद में आता है शुंग वंश। देखिए शुंग वंश की तरफ चलें उससे पहले मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने अशोक के प्रमुख शिलालेखों के बारे में बात करी, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक की, तो वो हम एक बार देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट शिलालेख कहाँ पर स्थित हैं। जोगढ़ शिलालेख की बात करें तो वो ओडिशा में स्थित हैं। धौली शिलालेख कहाँ पर स्थित हैं? ओडिशा में। कालसी उत्तराखंड में, एरगुडी आंध्र प्रदेश में, गिरनार गुजरात में,
सोपारा महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट है, मानसेरा पाक अफगानिस्तान सीमा पर, और शाहबाजगढ़ी कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख हैं अशोक के। अगर हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में बात करें तो अलग अलग हमको थ्योरी देखने को मिलती है। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य का पतन हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हुआ था। वहीं एच.सी. राय चौधरी के अनुसार अशोक की शांतिवादी नीति जो थी उसने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। वहीं एच.पी. शास्त्री की अगर थ्योरी के बारे में बात करें तो इनके अनुसार मौर्य लोग निम्न कुल के थे। जब ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा तो मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इसके अलावा और कई रीजन हमको देखने को मिलते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य की बड़ी सेना होने के कारण इकोनॉमी पर अधिक दबाव पड़ गया था, जिसके चलते साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। ऐसा भी माना जाता है कि अशोक के बाद के शासक कमजोर थे, जिससे साम्राज्य का विभाजन और पतन होने लगा। आगे देखिए, अगर मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसे 5 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। किंग या फिर रूलर राज्य का मुखिया होता था और राज्य के सभी ऑफिसर्स को नियंत्रित करता था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 मुख्य अंग होते थे, जिन्हें सप्तांग थ्योरी कहा जाता है। पहला राजा मतलब किंग, दूसरा सेक्रेटरीज, तीसरा टेरिटरी, चौथा फोर्ट, पांचवा ट्रेजरी, छठा आर्मी एंड सातवां फ्रेंड। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें कई लोग शामिल होते थे, जैसे कि युवराज, प्रिंस, पुरोहित, सेनापति मतलब आर्मी जनरल और उनके अन्य मंत्री, ये सभी उसमें शामिल होते थे मंत्री परिषद में। मौर्यन एम्पायर में उच्च पदस्थ अधिकारियों को तीर्थास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थास। और कुल 18 तीर्थास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हर प्रांत का एक गवर्नर होता था उनके समय में, जो राज्य के सभी प्रांतों की देखरेख करता था। युवराज मतलब प्रिंस को प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया जाता था। इस समय के दौरान 5 मुख्य प्रांत हमको देखने को मिलते थे। पहला उत्तरपथ, जिसकी राजधानी थी, कैपिटल थी तक्षशिला। दूसरा अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। प्राची, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग, जिसकी राजधानी तोशाली थी। वहीं दक्षिण पथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। तो इन 5 प्रांतों के बारे में हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा मौर्य एम्पायर के अगर हम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर सिटी की देखरेख का कार्य नागरिक नामक अधिकारी के हाथों में था। मेगास्थनीज के अनुसार शहर के प्रशासन को 6 कमिटीज मैनेज करती थी। प्रत्येक कमेटी में 5 सदस्य होते थे। ये कमिटीज शहर के मैनेजमेंट, उनकी सुरक्षा, पब्लिक फैसिलिटीज और डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी थी। मेगास्थनीज की बुक के अनुसार ही मौर्यन आर्मी को 6 कमिटीज द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था और हर कमेटी में 5 सदस्य होते थे। मौर्यन आर्मी के 6 मुख्य भाग थे। पहला इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, दूसरा कैवलरी घुड़सवार सेना, तीसरा एलिफेंट हाथी सेना, चौथा चैरियट्स रथ सेना, पांचवा नेवी नौसेना और छठा ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। मौर्य काल के दौरान किंग जुडिशरी का हेड होता था और सबसे बड़ा कोर्ट भी राजा के अधीन ही होता था। सिविल कोर्ट्स को धर्मशिया न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसके हेड को व्यवहारिका कहा जाता था। क्रिमिनल कोर्ट्स को कर्नाटक शोधन कहा जाता था। इसके हेड जो होते थे उन्हें प्रदेष्टा कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को डिस्कस करें तो मौर्यन एम्पायर की सफलता में उसकी इकोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। राज्य सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था, जैसे कि माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, लीकर, इन सब की सेल और आम मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते थे। राज्य ने इरिगेशन की सुविधा प्रदान की, जिसे सेतु बंद कहा जाता था, और इस पर वाटर टैक्स लिया जाता था उस समय। मौर्य साम्राज्य में पंच मार्क्ड कॉइन्स का उपयोग होता था, जिस पर मोर और पहाड़ों का डिजाइन बना होता था। मौर्य साम्राज्य में भरूच, सोपारा, तम्रालिप्ति ये सभी प्रमुख पोर्ट्स हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य के समय में राज्य जो था वो कई प्रकार के टैक्स लगाता था, जैसे कि भाग, बलि, उदक भाग, पिंदारक, हिरण्य, ये सभी टैक्स लगाए जाते थे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की समाज व्यवस्था को डिस्कस करें तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यन एम्पायर में सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। पहला फिलोसोफर्स, दूसरा हैडर्स, तीसरा फार्मर्स, चौथा सोल्जर्स, पांचवा आर्टिजन्स, छठा मैजिस्ट्रेट और 7वां काउंसिलर्स। ये क्लासेस आर्थिक रूप से विभाजित थी, न कि सामाजिक रूप से। हर व्यक्ति का वर्ग उसके कार्य के आधार पर तय होता था। मौर्य एम्पायर में महिलाओं का उच्च स्थान था। वे डिवोर्स और रीमैरिज कर सकते थे। राजा की सुरक्षा में वुमेन सोल्जर्स को भी नियुक्त किया गया था।
मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज में स्लेवरी नहीं थी, परंतु अर्थशास्त्र में हमें दासा कर्म कारस का उल्लेख मिलता है, जो एक प्रकार के दासों की तरह होते थे। मौर्य साम्राज्य से प्राप्त अगर हम कलाओं की बात करें, आर्ट फाउंड की बात करें, तो मौर्यन एम्पायर से अलग अलग प्रकार की कला प्राप्त हुई हैं, जैसे कि पिलर्स, स्तूप, केव्स, पॉटरी, स्कल्पचर्स, पैलेसेस, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। मौर्यन आर्ट की बात करें तो मुख्यतः ये रिलीजियंस और मोन्यूमेंटल थी। मौर्यन पिलर्स की बात करें तो इन्हें सैंडस्टोन से बनाया गया था। पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो अशोक द्वारा ये बनाए गए प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें धार्मिक और नैतिक संदेशों को उकेरा गया था। ये स्तंभ मौर्यन एम्पायर के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए गए थे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम पिलर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि है सारनाथ। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तंभ का ऊपरी भाग एक 4 मुखी सिंह मतलब लॉयन का चित्रण है, जिसे लॉयन कैपिटल भी कहा जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है इसे। दूसरा है लोरिया नंदनगढ़। ये बिहार में स्थित है। यह भी अशोक का एक स्तंभ है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए खड़ा किया गया था। तीसरा है रामपुरवा। ये दिल्ली में स्थित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर एक बेल मतलब बुल की आकृति उकेरी गई है। बेल को स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्तंभ प्रयाग प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक संदेश अंकित हैं। इसे इलाहाबाद पिलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में स्तूपों का निर्माण भी देखने को मिलता है। स्तूप की बात करें तो ये एक ठोस संरचना है, मुख्यतः बौद्ध धर्म के रिलिक्स मतलब पवित्र अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। ये ठोस निर्माण होते थे, जिनमें एक केंद्रीय गुंबद सेंट्रल डोम होता था, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपों को डिस्कस करें तो पहला आता है सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में ये स्थित है, बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल है। दूसरा है बरहुत स्तूप। यह भी मध्य प्रदेश में है। इस स्तूप के आसपास बौद्ध धर्म के कथानक दर्शाए गए हैं। तीसरा है धौली शांति स्तूप। ये ओडिशा में स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तूप बौद्ध धर्म के शांति संदेश का प्रतीक है। चौथा है धमेक स्तूप। ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्तूप उस स्थान पर स्थित है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों रॉक कट केव्स मतलब पत्थर की गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। साधु सन्यासियों के मेडिटेशन और साधन के लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। इन गुफाओं को बड़े बड़े पत्थरों को काटकर निर्मित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके की केव्स को डिस्कस करें तो पहला आती है बराबर हिल केव्स। ये बिहार में स्थित है। यह गुफाएं मौर्य काल में साधुओं के ध्यान के लिए बनाई गई थी। दूसरा है नागार्जुनी हिल केव। ये बिहार में स्थित है। ये गुफा भी ध्यान और साधना के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इसके बाद मौर्य काल के पॉटरी और स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। पॉटरी की बात करें तो मौर्य काल में नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकदार जो मिट्टी के बर्तन थे वो प्रमुख थे। यह एक प्रकार की सुंदर और काले रंग के बर्तन हुआ करते थे। स्कल्पचर्स की बात करें, मूर्तियों की बात करें तो मौर्य काल में कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां भी बनाई गई थी, जिनमें दीदारगंज यक्षिणी जो कि बिहार में स्थित है। ये एक महिला की मूर्ति है जो हाथ में पंखा चवरी लिए हुए हैं और इसे चवरी धारणी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगले स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति है धौली एलिफेंट। ये ओडिशा में स्थित है। यह हाथी की मूर्ति है जो कि अशोक के शासन काल में धम्म के प्रतीक के रूप में बनाई गई थी। तो ये हमने मौर्य साम्राज्य के पिलर्स, स्तूपों और स्कल्पचर्स और पॉटरी को डिस्कस किया, मतलब आर्ट फॉर्म को डिस्कस किया। आगे बात करते हैं। मौर्य एम्पायर में कई सारे ऑफिसर्स हमको देखने को मिलते थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। ये अध्यक्ष अलग अलग काम किया करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला अध्यक्ष होता था सन्निधाता, मतलब ट्रेजरी जो खजाने के प्रबंध के लिए जिम्मेदार होते थे, जो एम्पायर की वेल्थ मतलब धन को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते थे। दूसरे अध्यक्ष होते थे सम्मरत, रेवेन्यू कलेक्शन राजस्व संग्रह की देखरेख करते थे, जो एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए आवश्यक था। तीसरे अध्यक्ष होते थे व्यवहारिक, सिविल मैटर्स में मुख्य न्यायाधीश थे जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखते थे। चौथे थे प्रादेष्टा, क्रिमिनल जस्टिस की देखरेख करते थे, जो अपराधियों को सजा देने में जिम्मेदार होते थे। नेक्स्ट होते थे प्रादेशिक, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट में कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। राजूकास भूमि का मूल्यांकन करते थे, जैसे कि आज के समय में पटवारी का काम होता है। युक्तास ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू मैनेजमेंट में हायर अथॉरिटीज के तहत काम करते थे।
नगरक की बात करें तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते थे, जो अर्बन गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एंड उस समय टोल का संग्रह करने के लिए शुल्काध्यक्ष होते थे, जो व्यापार और यात्रा से एम्पायर के रेवेन्यू को बढ़ावा देते थे। तो ये हमने मौर्य एम्पायर से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन कवर करी है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताए हैं।